अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा जी बच्चों, आज ये अगला लेक्चर है हमारा चैप्टर नंबर 6 का और इसमें हमने पढ़ना है चेंजिंग द फिज़िकल कंडीशंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अभी इससे पीछे हमने यही पढ़ा था कि एक जो केमिकल रिएक्शन होता है जो रिवर्सिबल होता है उसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाता है, क्योंकि रिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं उन्होंने प्रोडक्ट बनानी है और प्रोडक्ट उसी सिचुएशन में प्रोडक्ट्स ने आगे से जाके जो है वो फिर दोबारा रिएक्टेंट बनाने हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है और अनटिल के एक इक्विलिब्रियम रीच हो जाता है कि जितने रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट जितनी चीज़ बना रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट मिलके रिएक्टेंट बना रहे होते हैं, तो वो एक इक्विलिब्रियम तवाज़न आ जाता है। अब ज़ाहिर है कि इस चैप्टर का नाम भी इक्विलिब्रिया है, उसी को हम पढ़ रहे होते हैं। अब ये है कि कहता है कि उसकी जो कंडीशंस है अगर उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है, उसमें तब्दीली ले आते हैं, तो हमारा जो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम रीच हुआ है उसमें जब आप तब्दीलियां लाते हैं किसी भी वजह से, तो उन तब्दीलियों का इफ़ेक्ट क्या होता है वो हमने यहाँ पे पढ़ना है। और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें भी सवाल याद करने वाले मौजूद हैं, मैंने निशान भी लगा दिए। अब देखें पहला निशान जो है देखें यहाँ से लगा हुआ और यही आपने देखें याद करना है। तो देखें कहता है रिवर्सिबल केमिकल सिस्टम, जाहिर है कि एक रिवर्सिबल जो रिएक्शन है हमारा केमिकल में भी डिस्टर्ब, हम उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको हिला सकते हैं इन द फॉलोइंग पॉसिबल वेज, इन तरीकों से। अब ये बड़ा एक अच्छा सवाल लॉन्ग और इवन शॉर्ट भी बन जाता है कि शॉर्ट में वो ये पूछ लेता है कि जी कोई से 2 या कोई से 3 जो है वो मेथड्स बताएं जिससे आप इस रिएक्शन को, ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसको आप डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो डिस्टर्बेंस के मुख्तलिफ तरीके ये हमें आने चाहिए एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। तो पहला मेथड ये है एडिंग और विदड्रॉइंग वन और मोर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। ये असल बात रिएक्टिंग यानी जो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं उनमें से किसी एक चीज़ को ऐड कर लेना या निकाल लेना या दोनों को ही ऐड कर लेना, ठीक है, उस तरह से। तो कोई चीज़ एक ऐड कर ली जाए, निकाल ली जाए, लेकिन किसकी बात हो रही है? रिएक्टेंट्स की। तो पहला पॉइंट हमारा ये होगा, रिएक्टेंट ऐड कर लें या रिएक्टेंट निकाल लें। नंबर 2 उसी के अपोजिट होगा, प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे कि प्रोडक्ट्स को निकाल दें या प्रोडक्ट्स को ऐड कर दें। एडिंग और विदड्रॉइंग, ऐड होता है ऐड करना, डालना उसमें, और विदड्रॉ होता है निकाल लेना। वन और मोर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो पहले 2 पॉइंट बड़े ईजी हैं। नंबर 3 चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, कुछ जो रिएक्शन, क्योंकि टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर में हमें टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उनको टेम्परेचर चाहिए होता है और जो एक्सोथर्मिक होते हैं वो टेम्परेचर को निकालते हैं, ठीक है। ज़ाहिर है ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो ज़ाहिर है टेम्परेचर की तब्दीली से जो रिएक्शन हो रहा है, डायनामिक इक्विलिब्रियम हो रहा है, वो ज़ाहिर है कि उसमें डिस्टर्बेंस आ सकती है। और नंबर 4 कहता है इफेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट भी हमने पढ़ा था कि कैटलिस्ट को अगर डाल दिया जाए उस रिएक्शन के दौरान, उसको वहाँ पर रख दिया जाए, तो वो कैटलिस्ट क्या करता है, उसकी जो रिएक्शन करने की स्पीड है उसको बढ़ा देता है। तो टाइम जो है फिर वो जल्दी जल्दी वो काम हो जाता है, तो कैटलिस्ट से भी फ़र्क पड़ेगा। और नंबर 5 कहता है चेंजिंग द प्रेशर ऑफ द रिएक्शन, कि बाज़ औक़ात, क्योंकि देखें ना हम टेम्परेचर की कंडीशन भी डालते हैं और प्रेशर की भी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सी लेवल पे होता है वहाँ पे रिएक्शन की और तरह की कंडीशन होती है, पहाड़ों पे चले जाए वहाँ पे और तरह की होगी। तो डिफरेंट प्रेशर्स के ऊपर डिफरेंट तरह के रिएक्शंस जो हैं वो इफेक्ट होते हैं। तो ये पॉइंट भी, अब देखिए 5 बड़े बेसिक से पॉइंट है। या तो आपने रिएक्टेंट्स को ऐड कर लेना है या निकाल लेना है, या प्रोडक्ट को ऐड कर लेना है, निकाल लेना है। नंबर 3 हो जाएगा टेम्परेचर को चेंज कर दें। नंबर 4 हो जाएगा कैटलिस्ट ले आए। और नंबर 5 हो जाएगा प्रेशर। तो टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, ये 5 चीज़ें हैं। देखें बड़े आराम से आपका ये जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है ये रेडी हो जाता है। अब आगे उसने ना एक एग्जाम्पल दी है, एग्जाम्पल को लेके फिर उसको साथ एक्सप्लेन करता है। और ये भी सारे साथ साथ हमें थोड़ा जेहन में रखना है, क्योंकि एज ए लॉन्ग क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ सकता है कि भाई ये अमोनिया बनाने वाला एक रिएक्शन है और ये सवाल में ही वो ये रिएक्शन दे के और कहे भाई इसमें ये चीज़ चेंज करेंगे तो बताएं क्या होता है, ये चेंज करेंगे तो बताएं क्या होता है। तो ये भी एज ए एक लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो रिएक्शन क्या है जी? नाइट्रोजन है N2, ठीक है, नाइट्रोजन के 2 एटम्स मिल के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है, एक मोल कह लें या एक मॉलिक्यूल कह लें। तो नाइट्रोजन का 1 मोल है और हाइड्रोजन के 3 मोल है, क्योंकि ये पीछे लिखा होता है ये मोल होता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। नाइट्रोजन के पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ, वहाँ पे 1 है। तो 1 मोल नाइट्रोजन का है, 3 मोल हाइड्रोजन के हैं, और रिएक्शन होने के बाद 2 मोल किसके बनने हैं? NH3 अमोनिया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड होता है, तो इसको याद रख लें इसके नाम को,
क्योंकि अक्सर ये चीज़ पूछी जाती है, NH3 बार बार आता है। तो आफ्टर रिएक्शन ये अमोनिया के 2 बन रहे हैं और ज़ाहिर है कि इसका जो रिवर्सिबल है, फिर अमोनिया टूट के दोबारा से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना रहा है। और इसमें देखें जो कंडीशंस है वो क्या है कि इसमें कैटलिस्ट भी होगा और उसमें 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो भी हम उसको देंगे। अब यहाँ पे जो 2 चीज़ें उसने यहाँ एक्सप्लेन की हुई हैं, एक है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन यही है कि भाई पहले जब इक्विलिब्रियम रीच हो गया हुआ है तो नाइट्रोजन की मिकदार कितनी थी, हाइड्रोजन की कितनी थी और अमोनिया की कितनी थी। यही 3 चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है ना इस रिएक्शन में। तो 2 रिएक्टेंट हैं और एक प्रोडक्ट है हमारी, तो उनकी मिकदार कितनी है। कंसंट्रेशन का लफ्ज़ जब आएगा मिकदार को आप समझिए। ये भी हमने स्टोकियोमेट्री वाला जो चैप्टर था वहाँ पे कि कंसंट्रेशन के मुतालिक चीज़ें पढ़ी थी, भाई रिएक्टेंट कितने होने चाहिए, प्रोडक्ट कितने होने चाहिए। सो देखें कहते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द पार्टिसिपेटिंग केमिकल्स, जो भी केमिकल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया, उनकी जो कंसंट्रेशन है यानी मिकदार है, विल बी कांस्टेंट, वो एक जैसी रहेगी, जो अटेन कर ली उन्होंने वो वही रहेगी, ठीक है, एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जब उन्होंने इक्विलिब्रियम रीच कर लिया। एट दिस स्टेज, उस वक्त क्या होगा, इफ वी ऐड मोर नाइट्रोजन, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि नाइट्रोजन अगर आप ऐड करवा लेते हैं, ये नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन आप और ले आते हैं उसके अंदर, तो फिर क्या होगा, इन द मिक्सचर इट्स कंसंट्रेशन विल इंक्रीज, जाहिर नाइट्रोजन ज्यादा हो जाएगी, एंड द रिएक्शन विल नो लॉन्गर मेंटेन, अब जाहिर वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। नाइट्रोजन लाए, नाइट्रोजन की मिकदार ज्यादा हो गई, अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। टू रिस्टोर द इक्विलिब्रियम अगेन, इक्विलिब्रियम को दोबारा हासिल करने के लिए नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन, अब ज़ाहिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी टू प्रोड्यूस मोर अमोनिया, अमोनिया और बनेगा। दिस चेंज विल गो ऑन, और ये काम कहता है होता रहेगा अंटिल अ न्यू स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, एक नई जो है उसकी हालत इक्विलिब्रियम की बन जाएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम बनना ही बनना है। जब डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब करने से वो खुद ही अपने आप को चेंज करेगा उस डिस्टर्बेंस के हिसाब से, और दोबारा से इक्विलिब्रियम जो है वो रीच कर लेगा, ठीक है। तो एक नई हालत जो है इक्विलिब्रियम की आ जाएगी, एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज विल अगेन बिकम कांस्टेंट। देखें ना, पहले कंसंट्रेशन, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन के जी 2 मोल थे, 1 मोल है सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 मोल हैं और उधर 2 है। अब नाइट्रोजन को आपने चेंज किया तो मे भी नाइट्रोजन, एग्जांपल दे रहा, मे भी नाइट्रोजन के 2 मोल्स हो जाए, हाइड्रोजन के 4 मोल्स हो जाए, और उसके जो है वो उसके भी 4 हो जाए, यानी एक नई वैल्यूज आ जाएंगी, नए कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे, बस ये उसके कहने का मतलब है। तो सारा पूरा पैराग्राफ समझ आ गया कि उसमें क्या होना है कि अगर आप नाइट्रोजन को या हाइड्रोजन को उसकी कंसंट्रेशन कम ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा, रिएक्शन दोबारा होगा, इक्विलिब्रियम अपने आप को शिफ्ट करेगा और शिफ्ट करके दोबारा से नई कंसंट्रेशंस के साथ अपनी जगह फिक्स हो जाएगा। तो ये उसने एक्सप्लेन किया हुआ, तो ये मोटा मोटा आपको आना चाहिए क्योंकि इसमें से भी वो पूछ सकता है। तो सिंपल आपने पॉइंट जो बात दोबारा बता रहा हूँ, सिंपल पॉइंट ये याद रखना है कि जब आप रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स किसी चीज़ को चेंज करते हैं, उसकी मिकदार को, कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। पहला पॉइंट आपने ये बताना है, भाई डिस्टर्ब हो गया। अब डिस्टर्ब होने के बाद इक्विलिब्रियम खुद ब खुदकार ऑटोमेटिकल तरीके से अपने आप को एडजस्ट करेगा, ठीक है। रिएक्टेंट मिल के प्रोडक्ट दोबारा नई बनानी शुरू कर देंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना एक नई हालत जो है वो ले आएंगे, जिसमें नई मिकदार होगी कंसंट्रेशन की, सारे जो हमारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स वगैरह हैं। तो ये पॉइंट हमें ज़हन में रखना है। और नंबर 2 कहता है, नाउ लेट अस डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम अगेन बाय विदड्रॉइंग सम ऑफ अमोनिया गैस। अब वो तो हम प्रोडक्ट को इंक्रीज किया था ना, अब हम क्या कर रहे हैं, अमोनिया की जो मिकदार थी, फॉर एग्जांपल 10 मोल्स बने हुए थे टोटल, तो उनमें से लेट्स सपोज 2 मोल्स निकाल दें बाहर, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम हालत थी लेट्स सपोज वहाँ पे 10 है, अब हमने 2 निकाल दिए हैं तो अब फिर डिस्टर्ब हो गया, तो अमोनिया गैस कम हो जाएगी। तो ये वो बात करेगा, एज ए रिजल्ट इस कंसंट्रेशन विल डिक्रीज, कम हो जाएगी। टू रिस्टोर द इक्विलिब्रियम अगेन मोर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन विल रिएक्ट। अमोनिया के 10 थे ना, हमने 8 कर दिए हैं, तो फिर पीछे से और अमोनिया और जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है जो पीछे पड़े होते हैं एक्स्ट्रा, तो वो आपस में दोबारा रिएक्ट करेंगे और उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले ज़्यादा थी, ज़्यादा होगी तो फिर दोबारा से उनका आपस में इक्विलिब्रियम बनेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम की हालत में अमोनिया के ज़्यादा थे। अब दोबारा से इक्विलिब्रियम लाने के लिए उसको फिर ज़्यादा करना पड़ेंगे अमोनिया के, क्योंकि हमने कम कर दिए, हमने निकाल दिए, तो इसलिए अमोनिया और बनेगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और रिएक्ट करेंगे और अमोनिया बनाएंगे। तो ये उसने बात बता दी,
ठीक हो गया जी। तो ये कुछ इफेक्ट थे, तो थोड़ा सा जेहन में रखना है, क्योंकि अब ये सवाल अनसीन भी आ सकते हैं। तो मेन पॉइंट्स जो समझाए जा रहे हैं ना, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब मैं इसकी थ्योरी पढ़ाता हूँ ना, इसको समझा करें। जितनी ज़्यादा थ्योरी आप समझेंगे उतना ही बेहतर आपको सवाल अपने अटैम्प्ट करने में मदद मिलेगी। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना, उसने डिफरेंट जो इफेक्ट्स है ना वो बताए हुए हैं। देखिए, पहला जो इफेक्ट बताया हुआ है कि अगर आप टेम्परेचर को चेंज कर दें तो क्या होगा। नंबर 2 उसने बताया हुआ है जी प्रेशर को चेंज कर दें तो क्या होगा। और एक और उसने बताया हुआ है कि कैटलिस्ट को ले आए तो फिर क्या होगा। तो ये भी एज एक पैराग्राफ टाइप जो है ना, आपने इनको याद करना है लाजमी। या अगर याद नहीं भी करते तो आपको एग्जैक्ट पता हो कि टेम्परेचर में कमी ज़्यादती से क्या होगा, प्रेशर की कमी ज़्यादती से क्या होता है। ये ज़रूर हमें याद होना चाहिए, जेन में होना चाहिए हमारे। सो देखें, पहला उसने कहा जी टेम्परेचर में चेंज लाने से क्या होगा। अब वही बात, एग्जांपल वही है हमारी, दी फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज। अब पहले तो ये है कि जो रिएक्शन हो ना, उसका हमें पता हो कि ये एक्सो है या एंडो है। क्योंकि एक्सो एंडो पता होगा तो उस हिसाब से टेम्परेचर का इफेक्ट उस पर आएगा। सो कहता है ये जो अमोनिया बनने का रिएक्शन है ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको पता है ये वो रिएक्शन है जो हीट निकालता है बाहर। और एक्सोथर्मिक किस लिहाज से, फॉरवर्ड लिहाज से। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब मिल के अमोनिया बना रहे हैं तो फिर वो उसको निकालते हैं हीट को। लेकिन जब उसने रिवर्स में आना है, नाइट्रोजन ने अमोनिया ने टूटना है और टूट के वापस नाइट्रोजन हाइड्रोजन बननी है, तो फिर उसने एंडो होना है, क्योंकि उसको वो रिवर्स प्रोसेस है ना, तो उसको हीट चाहिए होती है अपने आप को तोड़ के दोबारा से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाने के लिए। लेकिन ओवरऑल जो है वो ये एक्सोथर्मिक है। इसलिए देखें डेल्टा एच उसका हमने माइनस में लिखा हुआ है। पीछे हमने पढ़ा था कि जब एक्सोथर्मिक हो तो साथ डेल्टा एच जो एंट्रोपी है वो साथ लिखते हैं, तो वो नेगेटिव साइन उसके साथ लगाते हैं। तो ये उसने ऊपर यही बताया हुआ है कि ये एक्सोथर्मिक है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जो रिवर्स में जाएगा तो एंडोथर्मिक होगा। अब कंडीशन क्या है, इफ दिस रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। इक्विलिब्रियम था, हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, द स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब। जाहिर है कि पहला पॉइंट तो वही है कि डिस्टर्बेंस हो जाएगी। द डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन इज नेगेटिव। जाहिर है कि ये डेल्टा एच हमने माइनस में लिखा हुआ है। दिस मीन्स दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंटेनिंग N2 एंड H2 इज हायर देन दैट ऑफ अमोनिया। यानी कि इस साइड की जो एनर्जी है वो ज्यादा है इस साइड की एनर्जी से, क्योंकि जाहिर है इस साइड पे एक्सो है, क्योंकि इन्होंने जब रिएक्शन करना है तो एक्स्ट्रा हीट निकालनी है, एक्स्ट्रा इनके पास जायद हीट है, तो इसलिए इसके पास ज्यादा है। तो वो यही बात हम कर रहे हैं। अब देखें इस साइड पे, रिएक्शन की साइड पे पहले ही वो एक्सो है, पहले ही उसके पास एनर्जी मौजूद है। कमी किसके पास है, कमी इसके पास है अमोनिया के पास, क्योंकि वो एंडो है, क्योंकि उसने जब भी टूटना है उसको एनर्जी चाहिए है। अब हम उसको एनर्जी जो चाहिए है हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों काम एक ही बर्तन के अंदर हो रहे हैं। तो ये जो अमोनिया जिसने टूटना होता है उसको एनर्जी चाहिए, और हम जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वो एनर्जी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फिर काम क्या होगा कि बजाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के ये जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये होना शुरू हो जाएगा। जो अमोनिया है वो ज़्यादा टूटेगा। तो ये जो बैकवर्ड रिएक्शन है, पीछे की तरफ जो रिएक्शन है, रिवर्स जो प्रोसेस है वो जायद होगा। सो देखिए ये लिखा हुआ है, द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ दिस रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम विल पुश द रिएक्शन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में वो पुश होगा, यानी अमोनिया ज्यादा टूटनी शुरू हो जाएगी द रिएक्टेंट साइड, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब ये है कि अगर हमें अमोनिया ज्यादा बनानी है, अमोनिया हमें ज़्यादा चाहिए, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, इसको ठंडा करना चाहिए, क्योंकि अमोनिया टूटने ही ना पाए, क्योंकि अमोनिया को एनर्जी चाहिए, हम उसको एनर्जी देंगे ही नहीं, उसको ठंडा कर देंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है डिक्रीज द टेम्परेचर विल डिराइव द इक्विलिब्रियम द फॉरवर्ड डायरेक्शन, फिर वो फॉरवर्ड की तरफ जाएगी, अमोनिया और ज़्यादा बनेगी। अगर हमें अमोनिया चाहिए इंडस्ट्रियल स्टेट पे हम बना रहे हैं, तो सिंपल काम क्या होगा कि अगर हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और वहाँ पे आप हीट अब बनाते हैं, देते हैं, उसको टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो रिवर्स में जो रिएक्शन है वो होना शुरू हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट है वो टूट के रिएक्टेंट्स जो है वो बनाने शुरू कर देगी। तो ये हो गया टेम्परेचर के इफेक्ट का। ठीक है, और इसी के अपोजिट है जो आप डिक्रीज करते हैं वो भी साथ बता दिया। अब आगे चले, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर होता। अब प्रेशर है, अब प्रेशर का मतलब क्या है, प्रेशर बेसिकली जब डालते हैं तो वो गैस होनी चाहिए अंदर, क्योंकि गैस को जब आप प्रेशर करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स और नज़दीक हो जाते हैं। लिक्विड वगैरह के ऊपर जो है या सॉलिड के ऊपर उसके प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ना है। तो बहरहाल यहाँ देखें, कहते हैं चेंज ऑफ प्रेशर विल डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ओनली दोज गैसियस रिएक्शन। किन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करेगा प्रेशर, जो गैस वाले हैं,
जो गैस की हालत में मौजूद है। तो ये हमारा जो रिएक्शन था ये गैस वाला ही था, तो ये रिएक्शन यहाँ पे भी काम आ जाएगा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया, कि ये क्योंकि ये तीनों गैसें हैं। नाइट्रोजन हमारे इर्द गिर्द हवा के अंदर मौजूद है, हाइड्रोजन जो है ये भी गैस है, और जो अमोनिया है ये भी गैस ही होती है। तो ये तीनों गैसें हैं। In which the number of moles of the reacting gases will be different from the number of moles of the gases being produced। अब ये भी कंडीशन है, एक तो गैसें होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये जो गैसें हैं उसमें जो रिएक्टेंट हैं उनके मोल्स और जो प्रोडक्ट हैं उनके मोल्स दोनों में फ़र्क होना चाहिए, ठीक है ना। प्रेशर कब इफेक्ट करेगा, अब ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि प्रेशर कब इफेक्ट करेगा किसी रिएक्शन को, आपने ये बताना है। बस में दो कंडीशन है, एक ये है कि उसको गैस की हालत पे होना चाहिए जो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं, नंबर 1, और नंबर 2 ये है कि दोनों जो रिएक्टेंट के जो मोल्स हैं और जो प्रोडक्ट के मोल्स हैं वो आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, उनमें फ़र्क होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे है, क्योंकि नाइट्रोजन का 1 मोल है, हाइड्रोजन के 3 मोल हैं और अमोनिया के उधर से 2 मोल हैं, तो डेफिनेटली सब में फ़र्क है। तो फ़र्क है, तो जब आप प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज़ करेंगे तो उसमें फिर वो रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम है वो डेफिनेटली डिस्टर्ब होगा, चेंज होगा। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, कहते हैं सिंस द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस मीट सच अ कंडीशन, जाहिर है कि यहाँ पे ये काम हो रहा है, द स्टेट ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब, ये वगैरह वगैरह वही है। अब ये असल बात कि जो होगा क्या, तो कहता है 4 मोल्स ऑफ रिएक्टिंग गैसेस आर प्रोड्यूसिंग 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैस। ज़ाहिर यही हो रहा है, 4 मोल है ना, हाइड्रोजन के 3 है, नाइट्रोजन का 1 है, तो टोटल 4 मोल हो गए। तो 4 मोल मिलके रिएक्टेंट के 4 मोल्स जो हैं वो मिलके प्रोडक्ट के 2 मोल्स बना रहे हैं, ये उसने लाइन बताई। इफ दिस रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, जाहिर है कि अगर वो इक्विलिब्रियम में है एंड द प्रेशर इज इंक्रीज, जो प्रेशर हम बढ़ाते हैं, द इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब हो जाएगा। टू रिस्टोर दिस, इसको वापस इक्विलिब्रियम लाने के लिए द रिएक्शन विल मूव टू दैट साइड। अब ये समझने वाली बात है, रिएक्शन किस तरफ मूव करेगा, इन विच द नंबर ऑफ मोल्स आर लेसर, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है। अब प्रेशर के बढ़ने से यहाँ क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स किधर कम है, ये प्रोडक्ट की तरफ, क्योंकि प्रोडक्ट के सिर्फ 2 मोल्स हैं और जो रिएक्टेंट है उसके 4 मोल्स हैं। तो फिर प्रेशर बढ़ने से रिएक्शन ने तेज होना है और प्रोडक्ट और बढ़ाएगा, वो कोशिश करेगा कि इसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो रिएक्शन किस साइड पे होना है, जिधर मोल कम है, वो प्रोडक्ट की तरफ भी हो सकता है, रिएक्टेंट की तरफ भी हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है। तो मेन पॉइंट आपने ये याद रखना है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस इज दस फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर, यानी कि अगर हम जाहिर है कि फैक्ट्री लेवल पे अमोनिया बना रहे हैं, हमें अमोनिया चाहिए, क्योंकि अमोनिया असल में चाहिए होती है। अमोनिया फैक्ट्रियों में बनाते हैं क्योंकि उससे उसको फिर यूज़ करते हैं आगे से यूरिया खाद बनाने में, और यूरिया खाद जो है ज़रा खेतों में डाली जाती है, फसलों में डाली जाती है, तो उसके लिए ज़रूरी है। तो जितनी ज़्यादा अमोनिया बन जाए वो हमारे फ़ायदे के लिए होगा। तो इसलिए वो कहता है कि आप प्रेशर इंक्रीज़ कर दें, टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दें। पीछे हमने टेम्परेचर का भी जिक्र किया था, टेम्परेचर कम करेंगे अमोनिया और ज़्यादा बनेगी। और ये उसका आखिरी पॉइंट है कि कैटलिस्ट आ जाए तो फिर क्या होगा। तो अगेन उसने यही बताया हुआ कि कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन कोई जो स्पीड है उसको बढ़ा देता है। तो इसमें ये जो पॉइंट है ये आपने याद रखने हैं। अ कैटलिस्ट इंक्रीजेज बोथ द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों को, फॉरवर्ड रिएक्शन को भी इंक्रीज, क्योंकि इसने ओवरऑल तेजी लानी होती है कि भाई फटाफट करो, ठीक है ना। ये एक किस्म का हेडमास्टर बैठा हुआ है, टॉप के ऊपर मैनेजर बैठा हुआ है कि भाई जल्दी जल्दी काम करो। तो इस कैटलिस्ट का काम ही यही है, उसने ना खुद रिएक्शन में हिस्सा ही नहीं लेना होता, बस बैठा हुआ है, मैनेज कर रहा है, भाई जल्दी जल्दी करो, काम खत्म करो, कहीं और जाना है, ठीक है। अ कैटलिस्ट इंक्रीजेज बोथ द रेट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक हो गया। सो इफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की मौजूदगी में अगर हम ये रिवर्सिबल रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या करेगा, इट विल डिक्रीज द टाइम को वो कम कर देगा, मतलब जल्दी कर देगा रिएक्शन को, टेकन बाय द रिएक्टेंट टू अटेन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में जो टाइम लगता था, पहले 10 मिनट लगते थे, तो ये रिएक्टेंट इसकी कैटलिस्ट की मौजूदगी में वो 5 मिनट में, 4 मिनट में, 2 मिनट में जल्दी उसको कर देगा। तो बस ये इसका बताना है। तो इसकी ये यहाँ से जो मैंने निशान लगाया इसको कर ले, तो जितना जितना मैं ये निशान लगा रहा हूँ तो ये तो मस्ट याद करें, ठीक है ना, इस तरह से करके तो इनको आपने तैयार कर लेना। तो ये 3 पॉइंट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे से तो ये चैप्टर ही एंड हो जाता है ना। और ये उसने एक एक्सरसाइज बताई हुई है कि अगर आपके पास ये एक रिएक्शन है PCl5, फास्फोरिक क्लोराइड है पेंटा की फॉर्म में, PCl5 है, और ये भी ज़ाहिर रिवर्सिबल रिएक्शन है, और इसमें जो प्रोडक्ट बन रही हैं वो 2 बन रही हैं, PCl3 + Cl2।
यानी क्लोरीन जो है वो 3 उसके एटम्स यहाँ पे आ जाते हैं, 2 एटम्स इधर आ जाते हैं। अब ये रिएक्शन है, इसमें प्रोडक्ट 1 है, सॉरी प्रोडक्ट 2 है और रिएक्टेंट 1 है। अब कहता है कि यहाँ पे ये 3 कंडीशंस बताएं। व्हाट विल हैपन इफ द गैस मिक्सचर इज कंप्रेस्ड, अगर इसको कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा। अभी हमने कंप्रेस का पढ़ा कि कंप्रेस होने से क्या होता है कि एक तो ज़ाहिर है वो गैसी हालत में हो, डेफिनेटली ये जिनके साथ जी लिखा हुआ है तो ये सारी की सारी तीनों गैस की हालत में। तो इसमें जब कंप्रेस करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन ने किस तरफ को जाना है, जहाँ पे मोल्स कम है। अब मोल किस तरफ कम है, आप जरा खुद गौर करें, मोल किधर कम है। देखें इधर इसके पीछे भी 1 लिखा हुआ है, इसके पीछे भी 1 लिखा हुआ है, इसके पीछे भी 1 लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ और तो लिखा नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो हमारी प्रोडक्ट है उसके 2 मोल्स हैं, रिएक्टेंट का जो है सिर्फ 1 ही मोल है। तो इसका मतलब कि जो रिएक्टेंट कम है उसके मोल, तो इसका जो रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होनी चाहिए, रिएक्टेंट की तरफ। यानी कि प्रेशर के इंक्रीज करने से ये जो PCl3 और Cl2 मिल के दोबारा से PCl5 को ज़्यादा बनाना शुरू हो जाएंगे, तो रेट ऑफ बैकवर्ड जो डायरेक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो प्रेशर के इंक्रीज करने से पीछे की तरफ जो रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। नंबर 2, व्हाट विल हैपन इफ वी ऐड Cl2 गैस टू द इक्विलिब्रियम। आप Cl2 इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, तो ये भी पीछे पड़ा कि जिस चीज़ को इंक्रीज कर देते हैं तो वो रिएक्शन जो उनका हो रहा होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसको उसने ऑफसेट करना होता है, उसमें कमी लानी होती है उस चीज़ के अंदर। अब Cl2 क्लोरीन गैस हम ज़्यादा कर रहे हैं तो Cl2 ने पहले किससे रिएक्ट कर रही है, PCl3 के साथ। यानी अगेन ये जो रिएक्शन है ये तेज़ हो जाएगा और ये रिएक्शन करके फिर पीछे की तरफ ही उसने जाना है ना। तो अगेन इससे जो सेकंड वाले का आंसर है वो यही होगा, पीछे की तरफ जाना। ठीक है, जैसे पहले वाले का भी था कि प्रेशर बढ़ने से बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, बैक जो रिएक्शन है, और इस तरह जब Cl2 बढ़ेगा तो फिर भी बैक रिएक्शन जो है वो तेज होना है, ये हम बताएंगे। और तीसरा पॉइंट कहता है व्हाट विल हैपन इफ द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज इंक्रीज। अब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है वो हमने वहां पीछे पढ़ा था। अब टेम्परेचर हम इसको बढ़ा रहे हैं, अब ये है कि हमें पता हो कि ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, तो ये फॉरवर्ड की तरफ एंडोथर्मिक है। ठीक है, और फॉरवर्ड की तरफ एंडो है, तो एंडो का मतलब यही होता है कि उसको एनर्जी चाहिए, एंडो में एनर्जी चाहिए होती है, उसके पास कमी होती है, तो हम उसको टेम्परेचर बढ़ा के एनर्जी ही तो दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो थर्ड है उसके लिए क्या होगा कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका रेट इंक्रीज हो जाएगा और अंटिल आहिस्ता आहिस्ता वो अपने इक्विलिब्रियम को अचीव कर जाएंगे। तो पहले 2 के लिए बैक की तरफ रिएक्शन है और आखिरी तीसरे के लिए फॉरवर्ड की तरफ डायरेक्शन है उसकी। तो बस ये है जी। और एंड पे जो है एक काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो थोड़ा सा मैंने पहले भी बताया था कि हम इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर अमोनिया बनाते हैं और उसकी वजह से जो है यूरिया खाद जो है वो डेवलप करते हैं और वो खेतों में इस्तेमाल होती है। तो ये वही उसने सारा लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, वही सारी इन्फॉर्मेशन है और दैट्स इट, ये हमारा सारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर ये एक और एक्सरसाइज है, चलें ये फिर बाद में कर लेंगे, नोट्स बनाते हैं और उसके साथ करेंगे, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह या एक्सरसाइज करते हैं या पहले पढ़ लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइजेस भी करेंगे, क्योंकि जो मैं रीडिंग करा रहा हूँ उसमें से भी तो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, याद करने वाली चीज़ें निकल रही हैं। तो असल में अभी टाइम नहीं इतना मुझे मिल रहा, तो इंशाल्लाह और 1 महीने के बाद जो है ना टाइम और निकल आएगा, तो इंशाल्लाह जल्दी काफ़ी आपका ये कवर हो जाएगा, हर चीज़ कवर होगी इंशाल्लाह। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।